हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर लिया था। चैप्टर नंबर 4 की समरी में हमने लगभग सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किया था। इसके बाद हम ये जो चैप्टर नंबर 6 की समरी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स दोनों को इंक्लूड किया है, जो आपको CTET पेपर 2 और UP टेट पेपर 2 और इसके साथ ही ऑल ओवर जो इंडिया टेट एग्ज़ाम्स होते हैं या कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था कि जो बहुत साल पहले हैं वो राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा राजा बन जाएगा, ये बात हमने कल भी की थी, बल्कि राजा जो है वो चुनकर गद्दी पर बैठते थे, चुनकर शासन करते थे। परंतु लगभग 3000 साल पहले जो राजा बनने की प्रक्रिया है, इसमें परिवर्तन हुए और कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि वे स्थायी रूप से राज परिवार और राजा बन गए। उसके बाद जो है राजा का बेटा राजा बनने लगा। तो राजा का बेटा राजा बनने की प्रक्रिया जो है वो लगभग आज से 3000 साल पहले शुरू हुई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा अश्वमेध यज्ञ के बारे में है। और अश्वमेध यज्ञ यह राजा द्वारा प्रतिष्ठित, यानी कि ये राजा को प्रतिष्ठित करने वाला इसी प्रकार का एक आयोजन था जिसको विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। यानी कि जो राजा को स्थायी रूप से शासन करने की अनुमति देने वाला यज्ञ था वो कौन सा था? वो अश्वमेध यज्ञ था। मतलब ऐसे यज्ञ होते तो बहुत सारे थे, लेकिन अश्वमेध यज्ञ इनमें से एक था। और इस यज्ञ में जो है राजा को सिंहासन तथा बाघ की खाल के विशेष आसन पर बैठाया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ के जो सारे पॉइंट्स हैं ये हम सभी को ध्यान रखने हैं। और अश्वमेध यज्ञ से संबंधित क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो अश्वमेध यज्ञ किससे संबंधित था? ये राजा को प्रतिष्ठित करने से संबंधित था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है विष या वैश्य के बारे में। ये जो है हम व्यापारी वर्ग को कहते थे। ये भी राजा के लिए जो है इस यज्ञ में उपहार लाते थे और इस यज्ञ में जो है वो शूद्रों को शामिल नहीं किया जाता था। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो अश्वमेध यज्ञ है इसमें शूद्रों को शामिल नहीं किया जाता था। इस समय जो है 3000 साल पहले उत्तर भारत यानी कि जो गंगा यमुना का दोआब है, जो गंगा यमुना, जैसे कि ये यमुना इधर से आ रही है और गंगा यहाँ से बह रही है, तो जो ये गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारे ग्रंथ जो है रचे गए थे। और ये सभी ग्रंथ जो है ऋग्वेद के बाद रचे गए, यानी कि ऋग्वेद के कई सौ सालों बाद ये रचे गए। और इन्हें ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाता है। और इनमें जो है हमारे 3 वेद भी शामिल हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथों को इनमें शामिल किया गया है। यानी कि आपने देखा कि जो ऋग्वेद है ये लगभग 3500 साल पहले रचा जा चुका था, लेकिन जो ये तीनों हैं इनको जो है 3000 साल पहले रचा गया। और इस समय जो है पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया था। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो जातिगत हो गई थी और ये 4 भागों में बट गई थी। इनमें से सबसे पहला और जो सबसे उच्च स्थान आता था वो पुरोहितों का आता था। और पुरोहित जो है ये वेदों का अध्ययन करते थे, वेदों का अध्यापन करवाते थे, यानी कि स्टडी करवाते थे। और जो यज्ञ संबंधित कार्य होते हैं, जो राजा को प्रतिष्ठित करने के कार्य होते हैं या पूजा पाठ संबंधी जो भी कार्य होते थे ये करवाते थे, और जिसके लिए उन्हें उपहार भी मिलता था, जिसे हम दक्षिणा कहते हैं आज के टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद सेकंड जो आता है वो आता है अक्षत्रिय वर्ण। जो क्षत्रिय वर्ण होता था हमारा, ये वर्ण शासक वर्ग था, यानी कि जो राजा लोग होते थे वो क्षत्रिय वर्ण के होते थे और इनका जो काम था वो युद्ध करना और शत्रुओं से लोगों की रक्षा करना होता था। इसके बाद जो थर्ड जो वर्ण है वो था विष या वैश्य वर्ण। इसमें जो है बड़े बड़े व्यापारी, कृषक और बड़े बड़े पशुपालक जो हैं वो शामिल थे। ये लोग धनी लोग थे, यानी कि जो एक धनी वर्ग होता है किसी राज्य का वो जो है वैश्य वर्ण में शामिल था। इसके बाद जो फोर्थ वर्ण था हमारा वो था हमारा शूद्र वर्ण। और शूद्र वर्ण का कार्य जो है अन्य 3 वर्णों की सेवा करना होता था।
इन्हें यज्ञ और अनुष्ठान करने या उनमें शामिल होने का अधिकार नहीं था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट यहाँ रह गया है, इसको ध्यान से देखेंगे कि जो यज्ञ थे वो क्षत्रिय तथा वैश्य जो है दोनों ही यज्ञ करवाते थे। करने वाले कौन होते थे? पुरोहित। और जो क्षत्रिय और वैश्य होते थे वो यज्ञ करवाते थे, जबकि शूद्रों को ना तो करवाने का अधिकार था और ना इनमें शामिल होने का अधिकार था। और जो ये वर्ण व्यवस्था थी ये जातिगत थी, यानी कि ये अब जन्म आधारित हो गई थी कि जैसे पुरोहित का बेटा अगर होगा तो वो पुरोहित ही होगा। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो वैदिक काल में थी, ऋग्वैदिक के टाइम पे, वो जो है काम के आधार पर वर्ण व्यवस्था होती थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको याद रखेंगे कि महिलाओं को भी प्रायः शूद्रों के समान ही माना गया। और महिलाओं को भी और शूद्रों को भी दोनों को ना तो वेदों का अध्ययन करने का अधिकार दिया गया और ना ही इनको अनुष्ठानों में शामिल होने का अधिकार जो है दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हमारा आता है चित्रित धूसर पात्र के बारे में। तो चित्रित धूसर जो पात्र होते थे हमारे, ये पात्र जो है थाली तथा कटोरियों इनमें शामिल होती थी। और ये कुछ खास मौक़ों पर, जैसे कोई कोई हमारे घर गेस्ट आ जाता है तब हम कुछ न्यू जो बर्तन होते हैं वो यूज करते हैं, उसी तरह ये जो चित्रित धूसर पात्र होते थे ये कुछ खास महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पात्र थे। और ये पात्र जो है बहुत पतली सतह के, सुंदर और चिकने होते थे जो कि चित्रित होते थे। तो ये तो हमने वैदिक और उत्तर वैदिक के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है जनपद के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग जो हैं, जो हमने अभी पढ़ा है ये उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा है और इससे लास्ट चैप्टर में हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ लिया है। तो जो ये अश्वमेध यज्ञ करवाए जाते थे उनसे जो है राजा का एक क्षेत्र जो है वो निश्चित हो जाता था और इस क्षेत्र को ही हमने जो है जनपद कहा। और यहाँ जो शासन करने वाला था वो अब राजा हो गया, यानी कि वो जनता द्वारा नहीं चुना जाता था, अब वो एक प्रतिष्ठित राजा हो गया। और अश्वमेध यज्ञ से जो क्षेत्र उसके अंडर आया, यानी कि जिस क्षेत्र पर उसका शासन हो गया, उसी को अब जो है जनपद कहा जाने लगा। तो महायज्ञों को जो कराने वाले राजा थे वो अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। और जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये जन के बसने की जगह होती है। इसके बाद जो है पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की जो है खुदाई की है, जिनमें दिल्ली का पुराना किला, यूपी के मेरठ के पास का हस्तिनापुर और एटा यूपी के पास जो अतरंजी खेड़ा है वहाँ की खुदाई जो है इसमें शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट जो है जनपदों के बारे में, जनपदों में जो आम लोग रहते थे वो झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ये लोग चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, तिल, गन्ना तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये लोग जो है दो प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कुछ लाल रंग के और कुछ धूसर रंग के। मैंने आपको अभी बताया जो धूसर रंग के हमारे बर्तन होते थे ये कुछ खास कार्यक्रमों पर ही यूज किए जाते थे। और इन दोनों ही जो मिट्टी के बर्तन थे इनको संयुक्त रूप से चित्रित धूसर पात्र कहा जाता था। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद कौन थे हमारे? तो महाजनपद ऐसे जनपद थे जो और ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, जो और ज़्यादा पावरफुल हो गए। जैसे बहुत सारे जनपद बन गए तो उनमें से कुछ जो है ज़्यादा ही शक्तिशाली हो गए, जिन्हें हमने महाजनपद कहा। तो महाजनपद जो है करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और अधिकतर महाजनपदों में जो है एक राजधानी होने लगी, जिनमें से अधिकतर में चारों ओर जो है लकड़ी, ईंट तथा पत्थरों की ऊंची दीवारों से किलेबंदी की गई, ताकि जो है अन्य राजाओं से उनकी रक्षा की जा सके। इसके बाद जो है इस समय राजा सेना रखने लगे थे और सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। और इनका जो भुगतान था वो आहत सिक्कों के रूप में होता था। फ्रेंड्स, ये आहत सिक्कों वाला पॉइंट आप याद रखें कि महाजनपद में किस प्रकार के सिक्कों का प्रयोग होता था। तो वहाँ आहत सिक्कों का प्रयोग होता था। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है महाजनपदों की कर व्यवस्था। तो महाजनपदों की जो कर व्यवस्था थी उसमें जो है कृषि पर उपज का 1/6वां भाग, यानी कि 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित था और इसका क्या नाम था? भाग।
ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि भाग किससे संबंधित था, तो भाग जो है भूमि कर से संबंधित था। और जो कारीगर थे वो करों को स्वयं के श्रम द्वारा चुकाते थे, यानी कि जिस भी काम को करने वाला था वो 1 दिन की सेवा, 2 दिन की सेवा जो कर के रूप में निर्धारित होती थी वो राजा के यहाँ देता था। जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन वाला है तो वो कंस्ट्रक्शन का काम करेगा कर के रूप में, कोई मजदूर है तो वो मजदूरी करेगा, कोई लोहार है तो वो राजा का सामान बनाएगा। इस तरह जो है कारीगर स्वयं के श्रम द्वारा कर को चुकाते थे। इसके बाद जो पशुपालक होते थे वो या तो जानवरों को राजा को देते थे या फिर उनके जो उत्पाद होते थे जैसे दूध वगैरह उनको कर के रूप में देते थे। और व्यापारी को सामान को खरीदने और बेचने पर भी कर देना पड़ता था। इसके अलावा जो आखेटक या संग्राहक होते थे वो जंगल से एकत्र वस्तुओं को कर के रूप में चुकाते थे। इसके बाद हम महाजनपदों में होने वाली कृषि के विषय में पढ़ेंगे। तो इस काल में जो है लोहे का प्रयोग होने लगा था, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो लोहे का जो प्रयोग था वो उत्तर वैदिक काल में होने लगा था और ये उसी का समय है। तो इस काल में जो हल्के फाल हैं वो लोहे के बनने लगे थे, जिससे कृषि की उपज जो है बढ़ गई थी। और बीज बोने के स्थान पर धान के पौधों का रोपण द्वारा उगाया जाने लगा, जिससे उपज बढ़ी। मतलब आप समझ गए होंगे, आज भी जो धान है वो रोपण करके लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि बीज बो के छोड़ दिया और जो है धान की फसल उग गई। बीज बोने के बाद जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको ज़मीन में रोपा जाता है। इसके बाद जो है महाजनपद काल में खेतीहर मजदूर को कमकार कहा जाता था। ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कमकार जो है वो किसे कहते थे, तो कमकार जो है खेतीहर मजदूरों को कहा जाता था। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है महाजनपदों के बारे में देखेंगे। इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो एक महाजनपद जो उस टाइम सबसे महत्वपूर्ण था वो था मगध। और मगध जनपद जो है ये लगभग 200 साल में ही मगध उस समय का सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। यानी कि इसने जो प्रोग्रेस करनी शुरू की वो 200 ईयर में ही ये सबसे जो है शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर गया। और ये जो है वर्तमान बिहार में गंगा तथा सोन नदी के आसपास फैला हुआ है। और जो मगध के शक्तिशाली शासक थे वो बिंबिसार थे और अजातशत्रु थे। और जो महापद्म नंद नाम के एक शासक थे इन्होंने उत्तर पश्चिमी भाग तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मतलब इन्होंने जो है महाजनपद का जो विस्तार करने वाले पहले शासक थे वो महापद्म नंद थे। और इसके जो सबसे पहले शक्तिशाली शासक थे वो बिंबिसार थे। इसके बाद जो है मगध की पहली राजधानी क्या थी, वो राजगृह थी। और बाद में जो है पाटलिपुत्र बनी। ये जो है बौद्ध और जैन धर्मों से भी संबंधित है। इसके विषय में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो मैसिडोनिया के राजा सिकंदर के बारे में आता है। सिकंदर महान के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये जो है विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था और ये मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ भागों को जीतता हुआ भारत की व्यास नदी तक पहुंच गया। लेकिन जब उसने मगध कूच करना चाहा तो उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इसके पीछे भी चाणक्य की एक कहानी है जिसके बारे में मैं आप लोगों से कभी डिटेल में बात करूंगी। इसमें जो है चाणक्य ने इनकी सेना में एक अफवाह फैला दी थी। किसके जरिए, वो चंद्रगुप्त मौर्य के जरिए, जिससे कि इनकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। और कुछ अन्य कारण भी थे जैसे कि सेना लगातार युद्ध करते करते थक चुकी थी। नेक्स्ट जो हमारा महाजनपद है वो है वज्जी। और वज्जी जो है ये मगध के ही नज़दीक था और ये भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी वैशाली थी और ये भी बिहार में ही थी। यहाँ पर एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी। ये सबसे पहला जो है वो गण या संघ था और यहाँ की शासन व्यवस्था भी गण तथा संघ थी। गण मतलब कई सदस्यों का समूह, यानी कि शासन जो है एक राजा द्वारा न होकर एक समूह द्वारा होता था। और संघ का मतलब था एक संघ अर्थात संगठन या सभा, यानी कि जो निर्णय होते थे वो सभा द्वारा लिए जाते थे। गण के सदस्य जो है वो शासक कहलाते थे और सभी बैठकर बातचीत, वाद विवाद, बहस और अनुष्ठान करते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण से संबंधित थे। और 2300 साल पहले यानी कि लगभग 300 ईस्वी पूर्व में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में वज्जी का जो है यह वर्णन मिलता है। यानी कि वज्जी के बारे में जो इस तरह का वर्णन मिला है कि वज्जी जो है एक गणराज्य था। वो जो है
किस में मिला है, वो दीर्घ निकाय में मिला है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो है गुप्त शासकों ने गण तथा संघ पर विजय प्राप्त कर वज्जी को अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो यानी कि वज्जी का जो अस्तित्व था वो किसने समाप्त किया, वो गुप्त शासकों ने समाप्त कर अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है अन्यत्र, यानी कि इसके पैरेलल विश्व में क्या चल रहा था। तो आज हम बात करेंगे एथेंस की। तो इसी समय जो एथेंस में 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने जो है प्रजातंत्र या गणतंत्र की शासन व्यवस्था की स्थापना की। और यहाँ पर जो है दासों के अतिरिक्त 30 वर्ष से अधिक के सभी पुरुषों को, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ पुरुषों को, स्त्रियों को नहीं, पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। और ये सीटेट में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध, कौन सा कथन एथेंस के गणतंत्र के विषय में सही नहीं है। तो ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे किसको नागरिकता प्राप्त थी पूर्ण, वो सिर्फ पुरुषों को, और किसको नहीं थी, दासों को और स्त्रियों को। वहाँ एक सभा भी थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए वर्ष भर में कम से कम जो है 40 बार बुलाई जाती थी। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पे एक पार्लियामेंट टाइप की सभा थी जिसकी जो है बैठकें एक साल में लगभग 40 बार होती थी। और शासन के पदों पर जो नियुक्ति है वो लॉटरी द्वारा की जाती थी। ये यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि लॉटरी द्वारा जो शासन के पद हैं वो कहाँ भरे जाते थे। तो ये एथेंस में भरे जाते थे। और सभी नागरिकों को जो है सेना और नौसेना में अपनी सेवा देनी कंपलसरी थी, यानी कि हर किसी को फौज में जाना ही जाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि औरतों को जो है वो नागरिक का दर्जा नहीं मिला था, ये हम बात कर चुके हैं। इसके बाद है कि व्यापारियों, शिल्पकारों और जो बहुत से विदेशी थे, यानी कि अदर स्टेट से आने वाले जो लोग थे, उनको भी नागरिकों के अधिकार जो हैं वो एथेंस में नहीं दिए गए थे। तो मतलब जो पूर्ण रूप से नागरिक होने का अधिकार था वो 30 वर्ष से अधिक के पुरुषों को जो है एथेंस में दिया गया था। अब कुछ हम महत्वपूर्ण तिथियां जो है देख लेते हैं। तो नए शासक जो हैं ये लगभग 3000 साल पहले आए, और जो महाजनपद हैं इनकी शुरुआत भी जो है लगभग 3000 साल पहले हुई। और जो सिकंदर का आक्रमण है और दीर्घ निकाय जो कि बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसका लेखन भी लगभग 2800 साल पहले हुआ था। और गण, संघ और राज्यों का जो अंत था वो लगभग 1500 साल पहले हो गया था। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। और शायद आप लोगों को इसको पढ़ने से एक समझ जो है एंशियंट हिस्ट्री के प्रति डेवलप हो रही होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।